फर्स्ट ईयर के सिविक्स में हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे और एग्जीक्यूटिव में हमने जाना था कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं और कार्यपालिका में संसदीय जो व्यवस्था होती है तो वो किस तरह से काम करती है, उसके गुण और दोष क्या हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम कार्यपालिका के जो मुखिया होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, उनके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रपति हमारे इंडिया में जो संविधान है, हमारे भारत का संविधान, तो उसके आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में लिखा है कि वह राष्ट्र का प्रमुख होगा और सारी जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होंगी, उसमें समाहित होंगी। भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसने 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पे ना हो और सबसे पहले जो है, सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं हो सकता, भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। तो ये 3 योग्यताएं संविधान में दी गई हैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रोसेस है तो उसमें निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों जो सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, और उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने गए मेंबर हैं, वो ही इसके सदस्य हो सकते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव बनाया जाता है मंडल, तो उसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चयनित मेंबर। इसके अलावा राज्यों की विधान मंडल के मेंबर होते हैं और जो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा चयनित सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में 12 उनको नामांकित करता है राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 होते हैं जो एंग्लो इंडियन, तो वो इस चुनाव जो प्रक्रिया है उसका भाग नहीं होंगे, उसका हिस्सा नहीं होंगे। जो राज्यों की विधान परिषदें हैं उनके सदस्य भी इसका हिस्सा नहीं होते, सिर्फ राज्यों की विधान मंडल के सदस्य। तो इसमें राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, दिल्ली और पुदुचेरी, तो उसके भी विधानसभा के मेंबर इसमें भाग लेते हैं। तो 3 तरह के मेंबर भाग लेंगे। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वो, और विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे, और वो भी जो जिनका चुनाव हुआ है और वो निर्वाचित हुए हैं वो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का मतदान की प्रक्रिया एवं मतगणना। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। इसमें जो राज्यों के वोट की गिनती, यानी कि जो वहां पे विधानसभा के मेंबर होते हैं, तो उनके वोट की वैल्यू निकाल ली जाती है और वो वैल्यू होती है जो भी राज्य होता है और जितनी उस राज्य की जनसंख्या होती है, तो उससे
जो मेंबर होते हैं विधानसभा के डिवाइड कर दिया जाता है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन होगी किसी राज्य की तो उसमें से भाग कर देंगे जो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा के सदस्य हैं और 20 करोड़ लगभग आबादी है, तो उसको उससे भाग दे देंगे जितने सदस्य हैं जनसंख्या से, और फिर इसके बाद जो भागफल आएगा तो उसमें 1000 से भाग देंगे दोबारा से। तो इस तरह से एक सदस्य का जो वैल्यू निकल आएगी, वोट की वैल्यू एक सदस्य की निकल आएगी। लेकिन इसमें जो वर्तमान समय चल रहा है तो उसकी पॉपुलेशन को नहीं मानते हैं। ये ली जाती है 1971 की जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी, तो तब जो पॉपुलेशन थी किसी स्टेट की तो उसके आधार पे ली जाती है, और ये 2026 तक ऐसे ही रहने वाली है जिस तरह से 2071 से चल रही है। इसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल गई, राज्य के जो सदस्य होते हैं उनके वोट की वैल्यू निकल गई, तो पूरे देश में जितने भी राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं उनके वोट की वैल्यू हुई, तो जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर थे जो चुनाव का हिस्सा थे, प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, तो उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी जितना वैल्यू निकल के आई है सदस्यों की, तो हमारी जो संसद है वो जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं सांसद, तो उसको भाग कर देंगे और फिर उसमें +1 कर देंगे, तो फिर हमारे जो सांसद हैं तो उनके वोट की वैल्यू निकल आएगी। और इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान पद्धति होती है, तो उसमें वरीयता के क्रम में ये लोग वोट करते हैं, यानी जितने भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो प्रेसिडेंट के चुनाव में जितने उम्मीदवार हो तो उनको वरीयता दी जाती है, और वरीयता क्रम में ही निर्धारित किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक MLA है तो वो जिसे पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो उसे सबसे पहले ऊपर उसको लगाएगा निशान को और टिक करेगा, और सेकंड नंबर पे जिसे पसंद कर रहा है उस तरह करेगा। तो इस तरह से वो चुनाव प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल व पदच्युति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और किस तरह से वो अपने पद से हटाए जाएंगे इस बारे में वर्णन है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और अधिकतर राष्ट्रपति 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ बहुत सम्मानजनक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे, पद से त्याग पत्र देना चाहे, तो अपने सिग्नेचर किया हुआ इस्तीफा वो देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उसे भिजवाएगा लोकसभा स्पीकर के पास। तो इस तरह से वो अपना पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। और एक पद्धति होती है, एक है कि अगर उनपे महाभियोग लगाया गया है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद बहुत ज्यादा सम्मान का है और उन्हें ऐसे नहीं हटाया जा सकता अगर उनपे बहुत बड़ा कोई दोष लगा हो, यानी कि उन्होंने संसद की गरिमा का पालन ना किया हो, या अपने जो कुछ उल्लंघन किया हो अपनी पोस्ट का, तो उनपे संसद में महाभियोग लाया जा सकता है, और वो किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो उसमें महाभियोग अगर उनपे पास हो जाता है, वैसे आज तक हमारे यहाँ किसी भी जो राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है और ना ही उसको पास किया गया है, तो अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, हटाया जाता है। एक होता है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो 5 वर्ष, तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पे रहेगा, चाहे उसका कार्यकाल आगे को बढ़ा दिया जाएगा। 5 वर्ष होने के बाद भी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तो राष्ट्रपति अपने पद पे बना रहेगा। और जो एक राष्ट्रपति होता है वो कितनी बार ही राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 1 या 2 बार, जैसे कुछ देशों में होता है, जैसे अमेरिका में है सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं।
लेकिन हमारे भारत में कितनी ही बार चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, अपने पद पे रह सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। तो राष्ट्रपति क्योंकि हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उसकी अलग क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियां हैं। तो एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। जैसे कार्यपालिका की शक्तियां, तो कार्यपालिका जैसे हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो राष्ट्रपति के बाद बहुत सारी शक्तियां हैं उसकी, क्योंकि उसका जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का राष्ट्रपति ही होता है, वो केंद्र बिंदु होता है, उसके बिना कोई काम नहीं होता। तो जो राष्ट्रपति होता है तो क्या उसका कार्य क्या है? उसका कार्य कार्यपालिका को सहयोग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्री परिषद के व्यक्तियों की नियुक्ति करना। लेकिन जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करता है तो वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए, यानी वो या फिर उसे सब जो है बहुमत प्राप्त होना चाहिए और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो फिर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा जो कार्यपालिका की और शक्तियां हैं, जैसे जब संविधान सभा स्टार्ट होती है तो जो हमारा राष्ट्रपति है तो बहुत जैसे राष्ट्रपति बहुत सारे आयोगों का गठन करता है, उनके सदस्यों को भी चुनता है। जैसे हमारा लोक सेवा आयोग हो गया और जैसे जनजातीय कल्याण आयोग हो गया और जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इनका गठन करना और इनके सदस्यों को चुनना भी, अपने पद पे स्थापित करना भी राष्ट्रपति का कार्य होता है। तो ये इसके कार्यपालिका की शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां क्या है? अधिवेशन को आहूत करना, उसका समापन करना, क्योंकि 6 महीने बाद अधिवेशन होता है हमारे संसद का, तो उसको आहूत करता है, बुलाता है राष्ट्रपति, और उसके बाद जब संसद चल जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसका समापन भी राष्ट्रपति ही करता है। अगर किसी वजह से जैसे कोई जरूरत हो तो संयुक्त अधिवेशन अगर कराना पड़े संसद का, तो उसको भी राष्ट्रपति ही बुलाता है अधिवेशन के लिए। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र से लेते हैं, और जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, 2 लोग जो राष्ट्रपति चुनता है, तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनके जो अंग्रेज हैं और यहाँ की किसी लेडी से उन्होंने शादी की थी, तो उनके जो बच्चे होते हैं तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं। वैसे अब ये आर्टिकल 331 में है एंग्लो इंडियन का जो सारा बताया गया है, लेकिन अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं होता है कि एंग्लो इंडियन को करें ही, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोकसभा में, तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब इसको प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। अब ऐसा कोई उसे आर्टिकल 331 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है इसका न्यायिक शक्तियां। जो राष्ट्रपति है तो वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सजा को कम करने का और अधिकार होता है, सजा को, और किसी का मृत्यु दंड भी अगर किसी को समाप्त करने का अधिकार है तो वो केवल हमारे देश में राष्ट्रपति को ही है। विविध शक्तियां, तो जो विविध शक्तियों में जो राष्ट्रपति है तो वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, किसी राज्य में एक राज्यपाल की भी नियुक्ति कर सकता है, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल
भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां। तो हमारे राष्ट्रपति के पास संकटकालीन और आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां हैं वो। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति क्या करता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर देता है। और हमारे भारत में ऐसा 3 बार हो चुका है कि राष्ट्रपति ने ऐसी घोषणाएं की हैं। पहला तो 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर वॉर किया था या किया था, तब किया गया था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण हुआ था, युद्ध के लिए उन्होंने आक्रमण किया था। और इसके बाद हुआ था 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लागू कर दिया था। लेकिन उस टाइम पर उसका बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये लोगों ने अपने अधिकारों के खिलाफ एक तरह से ये माना था कि हमें अधिकारों को छीनने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो उसके बाद ये चेंज किया गया था और इसमें जो आंतरिक अशांति थी उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। जो संविधान संशोधन 44 था, तो उसमें जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर शब्द को लाया गया था आंतरिक अशांति के जगह पे। नेक्स्ट जो करता है राष्ट्रपति, राज्यों की जो संवैधानिक स्थिति के विफल हो जाने पर, जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, अगर उनमें कोई भी विफलता आ गई है, संवैधानिक रूप से राज्य सही से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन को नहीं चला पा रहे हैं, तब राष्ट्रपति वहां पे आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो इसमें वहां पे जो सारी शक्तियां हैं तो वो आ जाती है उस राज्य के केंद्र के पास। और ऐसा तो बहुत बार होता है हमारे देश में कि राष्ट्रपति शासन लगते रहते हैं राज्यों में, और ऐसे राज्यों में ज्यादा लगाया जाता है जहाँ पे विपक्षी दल की सत्ता हो, वहाँ पे विपक्षी दल काम कर रहा हो। जैसे कांग्रेस अगर केंद्र में है तो वो ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देती है जिसमें या तो कोई वामपंथी दल काम कर रहे हो या फिर भाजपा की कोई चीफ मिनिस्टर हो, तो वहाँ पे ऐसा लगा देते हैं। तो ऐसा ये कहा जाता है, ऐसे कहीं भी लगा सकते हैं। अगर अपनी ही कोई सरकार सही से नहीं चल पा रही है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय या आर्थिक संकट के आधार पर। तो ये आर्टिकल 360 में वित्तीय या कोई आर्थिक संकट होता है तो हमारे देश में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन ऐसा आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है और ऐसी आपातकाल की स्थिति अभी नहीं आई है। और हो सकता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारी इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है देश की, तो इसमें कि आर्थिक लोग जो कुछ विशेषज्ञ हैं या फिर जो आर्थिक क्षेत्र की नॉलेज रखते हैं, तो उन लोगों का मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण ये आर्थिक आपातकाल लगा देना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी यानी राष्ट्र के कर्मचारी या फिर राज्यों के कर्मचारी, तो उन पे ये है कि उनकी सैलरी को कट किया जा सकता है, उनसे टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं, यानी वो राष्ट्रीय जो आर्थिक आपातकाल में जो संसद नियम बनाएगी उसके अकॉर्डिंग वो किया जाएगा। तो ये बच्चों ये राष्ट्रपति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अगर इसमें एग्जाम में लिखना पड़े तो आप क्या क्या करेंगे, एक एक लिखेंगे। अगर डिटेल में लिखने को आता है तो एक एक पॉइंट लिखेंगे, उसको डिटेल करेंगे। तो इन पॉइंट को नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में और इसे याद करके इसको डिटेल खुद करेंगे। बुक से कॉपी नहीं करेंगे, पॉइंट लिखेंगे और उसको डिटेल खुद से करेंगे। ओके, और अगर शॉर्ट में आता है तो वो तो आंसर आप दे ही पाओगे। अब हम पढ़ते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति के बाद जो हमारा प्रमुख होता है वो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्र का। तो इसकी क्या है, इसकी पद की अर्हताएं सेम, जो पद की अर्हताएं हैं वो सेम राष्ट्रपति जैसे रहेंगी। जैसे
मैं याद करके बताऊंगी, भूल रही हूँ। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके निर्वाचन के लिए केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, वो भी जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। तो उसमें से लोकसभा और राज्यसभा के, जैसे हमारे लोकसभा में 543 हैं तो वो 543 भाग लेंगे, और राज्यसभा में होते हैं 233 तो वो भाग लेंगे। ठीक है, इसमें उसमें राज्यों से नहीं आते, इसमें उपराष्ट्रपति वाले में तो संसद के सदस्य होते हैं, वही इसका चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन तथा अन्य भत्ते, यहाँ पे मैं राष्ट्रपति का बताना भूल गई थी। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है और बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, मंथली 5 लाख मिलते हैं, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, और उनको एक बहुत बड़ा घर मिलता है, नौकर चाकर, सिक्योर जो एसपीजी सिक्योरिटी मिलती है, ये सब उन्हें मिलता है। और जो उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते होते हैं, तो इनको 4 लाख मिलता है, और ये सारी सुविधाएं मिलती है जो राष्ट्रपति को मिलती है, घर मिलता है, नौकर चाकर, एसपीजी सुरक्षा, ये सब कुछ मिलता है। उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है, तो उसकी जो शक्तियां होती है वही उपराष्ट्रपति की शक्तियां होती है। लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता ना, लेकिन इसका अध्यक्ष होता है। जैसे कहते हैं ना कि राष्ट्रपति को उन सदस्यों में से नहीं चुना जाता, बाहर से होता है, उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। तो वहाँ पे जो बिल लाए जाते हैं तो उनको पास करवाना होता है, वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती है राज्यसभा में, तो ये सब इनके कार्य होते हैं। अब आता है बेटा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, अब आता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति है तो उसे कहते हैं कि नाम मात्र का जो होता है वो कार्यपालिका में नाम मात्र का व्यवस्थापक होता है। सारी शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं, और उनका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? हमारे देश में बहुदलीय पद्धति है, बहुदलीय प्रणाली है, तो उसमें बहुत सारे दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, और चुनाव में भाग लेकर ये लोग जितने भी सीटें हैं, जैसे लोकसभा की बात कर रही हूँ मैं, तो उनमें से जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीट आती है तो उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने के लिए बुलाता है। और अगर किसी के सबसे ज्यादा सीट या बहुमत नहीं मिला किसी को, तब कई दल के लोग भी मिलके अपना एक प्रधानमंत्री चुन लेते हैं अपना। तो वो अगर राष्ट्रपति उनको जो बहुमत दल का नेता होता है उसको बुलाते हैं, मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। तो अब इसमें फिर प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से जो अन्य जो हमारे मंत्री होते हैं मंत्री परिषद, तो उनका चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री। तब राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन जो स्पेशली वही डिसाइड करता है प्रधानमंत्री ही कि कौन होना चाहिए उनके मंत्रिमंडल में। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, तो वो अन्य लोगों को भी आजकल प्रभावित करते हैं, और यहाँ जैसे अपने ही दल के किसी नेता को ही राष्ट्रपति भी चुनते हैं, और उपराष्ट्रपति भी वही उनका ही होता है अगर कोई बहुमत प्राप्त दल होता है और उसका केंद्र पे शासन होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी तो उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और उसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और संख्या। 2003 में जो 91 जो संविधान संशोधन था तो उसमें इस मंत्री परिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया। तो अब केवल जो निम्न सदन है, निम्न सदन यानी लोकसभा, हमारी संसद में निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। तो जो निम्न सदन है केवल 15 अपनी संख्या के 15%
तक ही मंत्री परिषद हो सकते हैं उसमें। जैसे आप लगा सकते हो कि 543 में से 15% कितना होगा, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। क्योंकि ऐसा होता है कि जो नेता होते हैं, जो MP वगैरह होते हैं, तो ये SPG सिक्योरिटी लेने के लिए या फिर अपने पद के लिए और अच्छे ज़्यादा समाज में अपनी वैल्यू के लिए तो ये दबाव डालते हैं अपने नेताओं पे कि हमें भी मंत्री पद दो, इस तरह। तो ज़्यादा मंत्री संख्या ना बढ़ जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा शासन का खर्चा बढ़ता है, तो इसलिए इसको कंट्रोल किया गया है। 15% से 15% तक ज़्यादा मंत्री नहीं रखेंगे सरकार, कोई भी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें रखा जाता है। और जो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री परिषद के मंत्रियों की श्रेणियां, तो कई श्रेणी के हो सकते हैं। तो मंत्री जो परिषद है 3 श्रेणी के होते हैं। एक तो होता है केंद्रीय मंत्री, ओके, और एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री जो होता है सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो, और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री चाहे तो उसका काम जब ज़्यादा बढ़ रहा हो तो वो अपना रखते हैं राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, और ये उप मंत्री भी रख लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट पे तो आएगा सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद आएगा राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। तो 3 तरह के होते हैं ये। मंत्री परिषद का कार्यकाल, तो मंत्री परिषद का कार्यकाल यूँ तो 5 वर्ष है, लेकिन इसमें निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए जैसे लोकसभा का जैसे समर्थन मिलता है तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो इनकी एक मंत्रिमंडल होती है। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है, और कोई भी जो मंत्री होता है उसको अपना सभी को पद छोड़ना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी हटना पड़ता है। और अगर एक मंत्री के जैसे एक मंत्री है तो उसे अपने ही मतलब मंत्रिमंडल से शिकायत है कि उसे उसके नियम कानून अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो या तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या फिर अगर वो मतलब उस शामिल होता है विधायिका दूसरे लोगों के साथ, तो उन सबको भी हटना पड़ता है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद के कार्य क्या हैं। तो मंत्री परिषद के बहुत से कार्य हैं, जैसे नीति निर्धारण का काम करते हैं। बच्चों जैसे हमारे देश में है कि कई सारे जो मंत्रालय हैं तो उन पे मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, तो वो अपने अपने क्षेत्र में अपने नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं, नीतियां लाते हैं। लेकिन जो मेन मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, उसकी अध्यक्षता करता है बैठकों की। तो निर्णय सबकी सहमति से होता है, प्रधानमंत्री की सहमति के बिना तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी इनको अपने जो मंत्रालय में डिसीजन लेने का पूरा हक होता है। और उसके बाद अगर अप्रूवल कर दे प्राइम मिनिस्टर तो फिर वो उसको ओके हो जाता है जो भी उसने नीति निर्धारण किया था। कार्यपालिका का संबंधी कार्य, जो कार्यपालिका से संबंधित कार्य उसको दिए जाते हैं वो करने होते हैं मंत्री को। विधायिका संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, अगर वित्त मंत्रालय सौंपा गया है तो वित्त मंत्रालय संबंधी कार्य करेंगे, बजट बनाने का, बजट को प्रस्तुत करने का, सारे टैक्सेस वगैरह का, ये सारा देखेंगे। नियुक्ति संबंधी अधिकार, विविध कार्य, संसद का मंत्री परिषद पर नियंत्रण। जो संसद होती है हमारी भारत की संसद, तो उसका मंत्री परिषद पे नियंत्रण होता है, और वो कई तरह से होता है। जैसे मंत्रियों से क्वेश्चन किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर होता है हमारे यहाँ, और पूरक प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, तो मंत्री को उनका जवाब देना होता है। और अगर मंत्री, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी होती है मंत्री की, मंत्री को अगर कोई सवाल करे तो उसके जवाब उन्हें देने ही चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, तो अगर इसमें नियंत्रण ये है कि अगर कोई मंत्री अपना सही से काम नहीं करता, और तो फिर अगर
संसद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है और वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी एक ही मंत्री पे अगर अविश्वास लाया गया तो उस पूरे मंत्रिमंडल को हटना पड़ता है। यानी एक ही साथ ये लोग काम करते हैं, जो समूह होता पूरा। अब हम प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का एक प्रधानमंत्री होता है जो बहुमत दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री उसी को चुना जाता है जो पॉपुलर होता है जनता में, लोगों में, क्योंकि अधिकतर प्रधानमंत्री कोई भी दल उसे चुनता है जिससे वोट मिल सके, वोट आ सके। और हमारे यहाँ पे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं जैसे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इनके नाम पर ही वोट मिलते हैं। तो इस तरह से जो दल होता है तो वो ऐसे ही लोगों को अपना प्रधानमंत्री चुनता है ताकि वो वोट बैंक से ज़्यादा मिले। लेकिन अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इनमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पूरे देश का जो भार है इन्हीं के कंधों पे होता है। राष्ट्रपति जो सिर्फ क्योंकि नाम मात्र का होता है संसदीय व्यवस्था में, मेनली जो सारा कार्य देख रहा होता है वो प्रधानमंत्री ही देख रहा होता है। तो स्पेशली चुनाव जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए ही किए जाते हैं। तो बच्चों, आई होप ये सब कुछ समझ आ गया। काफ़ी बातें उलझी हुई थी, थोड़ा था टफ। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो उसके लिए आप लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से जो हमारे टॉपिक हैं तो उनको जितनी आसान भाषा में मैं बना सकूँ तो वो कर सकूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है मतलब पहले कि क्या होता है एग्जीक्यूटिव, क्या होता है और क्या होता है ये जुडिशरी, क्या होता है और इस तरह से। तो फिर मैंने इन चीज़ों को खुद से रियलाइज किया, समझा, तब ये मेरी समझ में। तो फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी मैं उतना ही आसान भाषा में समझा सकूँ। एक बार आपके समझ में आ गया फिर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए।